हेलो दोस्तों, आज बेसिकली बात करेंगे, पढ़ेंगे सेल ऑफ द मार्केट क्या था। सेल ऑफ मार्केट जेबी से ने दिया था, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के थे। तो आइए दोस्तों जानते हैं सेल ऑफ मार्केट। ये कहते हैं कि सप्लाई क्रिएटेड ऑन डिमांड। ठीक है, तो सप्लाई क्रिएटेड ऑन डिमांड। तो आइए जानते हैं कैसे डिमांड जो सप्लाई है कैसे डिमांड पूरा बराबर अपना पूर्ति कर लेती है। आइए जानते हैं, मान लीजिए कि एक फर्म है वो प्रोडक्शन करती है। अब प्रोडक्शन करने के बाद क्या करती है, रेवेन्यू पाती है। रेवेन्यू मतलब जो प्रोडक्शन करेगी उसको मार्केट में सेल कर देगी, तो जो पैसा वैसा मिलता है उसको रेवेन्यू कहते हैं। और जब वो मार्केट में सेल कर देती है तो जो पैसा मिलता है, तो एक प्रोडक्शन करने में लेबर यूज हुआ होगा, कैपिटल यूज हुआ होगा, लैंड यूज हुआ होगा। कैपिटल मतलब मशीन। तो क्या करती है, जो पैसा पाती है उसको जो लेबर का चार्ज हुआ होता है, लेबर को बेच दे देता है। और जो रेवेन्यू में जो रेंट दे देता है, जो लैंड यूज किया रहता है, लैंड ऑनर को दे देता है। कैपिटलिस्ट जो कंपनी सेटअप किए रहते हैं, अपना रिस्क लेते हैं, उनको क्या करता है, अपना प्रॉफिट दे देता है। तो इसी तरह क्या करते हैं, जब ये प्रॉफिट पा जाते हैं तो ये प्रॉफिट पाने के बाद यही तीनों क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन हुआ रहता है उसको मार्केट में जाके खरीदते हैं अपना कंजप्शन करने के लिए। तो क्या ये चक्र ऐसे घूमता आता है कि कोई पैसा लेबरई करके कैपिटलिस्ट करके लैंड ऑनर बन के पैसा पाते हैं, और फिर पैसा पाने के बाद वही गुड्स जाके मार्केट से खरीदते हैं। तो जितना पैसा पाते हैं उतना जाके गुड्स खरीदने लगते हैं। तो इसी तरह सप्लाई जो है वो क्रिएट कर लेता है अपना ओन डिमांड। कोई गवर्नमेंट की इंटरवीन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप खूब करते हैं, आप प्लीज समझ गए होंगे। तो आइए दोस्तों हम समझाते हैं इसको। जो है लैंड, लेबर, कैपिटल, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, पीपुल विद दिस इनकम। जो ये प्रोडक्शन के बाद दिस इनकम पाते हैं, वो आगे चल के वही क्या करते हैं, इस इनकम से वो क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन हुआ रहता है उसको डिमांड करते हैं फॉर द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्शन किए रहते हैं, जिस प्रोडक्शन में वो भाग लिए रहते हैं, लेबर के रूप में, कैपिटलिस्ट के रूप में अपना लैंड दिए रहते हैं मशीन को सेट करने में, वही पैसा जब वो पाते हैं तो वही उसी गुड्स को, वही पैसा जो पाते हैं तो उसी पैसे से क्या करते हैं, वही गुड्स खरीदते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, जितना सप्लाई है उतना डिमांड हो जाता है। ठीक है, तो सप्लाई डिमांड दोनों इक्वल हो जाता है। और जब सप्लाई डिमांड इक्वल है, मान लो कि सप्लाई 10 है और डिमांड भी 10 हो गया, तो क्या हो गया, इसमें सप्लाई जब सेम हो गया तो इसमें अनसोल्ड गुड होगा नहीं, ओवर प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। ओवर प्रोडक्शन मतलब क्या है, डिमांड कम पड़ जा रहा है, सप्लाई ज्यादा हो जा रहा है। तो ओवर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो ओवर प्रोडक्शन जब नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, आइए जानते हैं दोस्तों। ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा तो प्राइस बेच मतलब जो दाम है, प्राइस है गुड्स का घटेगा नहीं। क्योंकि जब कभी कभी क्या होता है, डिफ्लेशन आ जाता है। जब कोई चीज मतलब मान लो कि कोई कंपनी अपना गुड्स नहीं बेच पाती है, डिमांड कम हो जाता है, तो क्या होता है, लोग कम पैसे में क्या करते हैं, उस चीज को बेच देते हैं। सोचते सड़ने से अच्छा है उसका दाम घटा के बेच देते हैं। तो यहाँ पे इस केस में सप्लाई जब अपना डिमांड स्वयं क्रिएट कर रही है तो ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा तो इसका अनसोल्ड गुड बचेगा नहीं, जिसकी वजह से प्राइस जो है गुड्स का हमेशा न्यूट्रल रहेगा, कभी ज्यादा कभी कम नहीं होगा। और उसी की वजह से जब ज्यादा कभी कम नहीं होगा तो अनसोल्ड की वजह से डिफ्लेशन नहीं आएगा, और डिफ्लेशन नहीं आएगा। ठीक है, और डिफ्लेशन नहीं आएगा। पहला बात इनके में जो सप्लाई क्रिएट ऑन डिमांड की वजह से क्लासिकल इकोनॉमिक्स में इनका अवधारणा था कि इन्फ्लेशन भी नहीं आता है, डिफ्लेशन में इन्फ्लेशन नहीं आएगा। इन्फ्लेशन इसलिए नहीं आएगा जब दोनों सेम है। अब क्या करते हैं, कभी सप्लाई ज्यादा हो ही नहीं रहा है डिमांड से, दोनों न्यूट्रल है। तो सप्लाई इन्फ्लेशन कब आती है, जब किसी वस्तु का कमी पड़ जाती है, डिमांड ज्यादा होता है, तब इन्फ्लेशन आती है। लेकिन दोनों समान है तो किसी वस्तु का दाम क्या होगा, आगे चल के बढ़ेगा नहीं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आप समझ रहे हैं, मतलब दोनों का सेम है, 10-10 है, तो इसकी वजह से जो प्रोडक्शन जितना हुआ है उतना डिमांड है। और दोनों जब सेम है तो इसकी वजह से आगे चल के वेज जो प्राइस है गुड्स का वो बढ़ने वाला है नहीं, दोनों का सेम है। प्राइस तब बढ़ता है ना जब किसी डिमांड ज्यादा हो जाए किसी चीज का और सप्लाई कम हो जाए। लेकिन यहाँ पे दोनों न्यूट्रल है तो आगे चल के इन्फ्लेशन का भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, और जितना लेबर पहले काम करते थे उतना लेबर करेंगे, क्योंकि कैपिटलिस्ट जो यहाँ पे प्रोडक्शन करता है उसको लॉस हो नहीं रहा है, उस जितना सप्लाई उतना डिमांड हो जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, लेबर भी घटेंगे नहीं, तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी नहीं आती है। इसकी वजह से इनका मानना था कि सप्लाई क्रिएटेड ऑन डिमांड और कैसे करती है आप बेसिकली जान गए होंगे। और उसके बाद जो इनके जो एजप्शन था कि मतलब जो इम्प्लीकेशन था, इनका जो निष्कर्ष था कि इसमें कभी इन्फ्लेशन नहीं होता है, मतलब हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है। आप बेसिकली जान गए होंगे, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन और लेस प्रोडक्शन होता नहीं है, जिसकी वजह से
एम्प्लॉयमेंट को हटाया नहीं जाता, जितने रहते हैं उतने ही नेचुरल रहते हैं, उनको रोजगार मिलती रहती है। और जैसे ये है, इसमें गवर्नमेंट सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म होता है, मतलब कभी भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आने की संभावना भी होती है तो अपने एडजस्ट कर देता है, मतलब जितना सप्लाई होता है उतना डिमांड हो जाता है। इसमें कोई गवर्नमेंट और कोई कैपिटलिस्ट जो है इंटरफेयर नहीं करती है, तो सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म होता है। नो डिफिशियंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड, आप पहले जान चुके होंगे, तो डिफिशियंसी नहीं होता है, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन होगा ही नहीं। ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, प्राइस किसी वस्तु का कम नहीं होगा, मनी वैल्यू हाई नहीं होगा, तो जिसकी वजह से डिफिशियंसी नहीं होता है। तो इस इनका जो इम्प्लीकेशन ऑफ द सेल लॉ था, जो निष्कर्ष था, उनके अनुसार जो है डिफिशियंसी या मार्केट में सेल नहीं होगा। दूसरा, प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, कितना रोजगार पहले भी पाते तब उतना ही पाएंगे, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन नहीं हुए। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी इनका मतलब सेल लॉ के अनुसार नहीं होता है। मनी इज मीडियम एक्सचेंज, ये जो सेल लॉ थे या क्लासिकल इकोनॉमी मानती है कि खाली मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वो नहीं मानते थे कि मनी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर यूज करने के लिए, वो खाली मानती थी एक्सचेंज करना, मतलब हमें पैसा दे रहे हैं। तो इनके अनुसार क्या है, इम्प्लीकेशन ऑफ सेल लॉ क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एडजस्टिंग, नो डिफिशियंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड, नो प्रॉब्लम ऑफ जनरल अनएम्प्लॉयमेंट, मनी इज मीडियम एक्सचेंज। तो आप बेसिकली समझ गए होंगे कि क्या है सेल लॉ, इम्प्लीकेशन ऑफ द सेल लॉ क्या है। तो आइए जानते हैं कि सेल लॉ किसके बेस पे था। तो आइए दोस्तों जानते हैं, सेल लॉ जो है जेबी से, वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स पे बिलीव करते थे। क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो था मानता था कि एजप्शन जानते हैं किस पे दिए थे, इस सेल लॉ उस इन्हीं चार चीजों में लागू होता है, इंप्लीमेंट होता है, कि जहां पे परफेक्ट कंपटीशन हो। परफेक्ट कंपटीशन मतलब फ्री एग्जिट एंड एंट्री, कोई भी आके अपना कंपनी खोल सकता है, होमोजीनियस गुड्स होता है, वहां पे हो कोई भी रोक टोक ना हो, ठीक है। लेजर फेयर पॉलिसी हो, वहीं पे सेल लॉ काम करेगा इनके अनुसार। लेजर फेयर मतलब गवर्नमेंट का इंटरव्यू ना हो, सब लोग फ्री है, जो मन करे वो करें, ठीक है। लेजर फेयर पॉलिसी हो। लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन के जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है वो शॉर्ट रन के सपोर्टर नहीं थी, तो सेल लॉ भी कहते हैं कि मेरा लॉ उसी में काम करेगा जहां लॉन्ग रन होगा और परफेक्ट कंपटीशन होगा, लेजर फेयर होगा। और सेविंग जो है इक्वल इन्वेस्टमेंट क्या हमेशा बराबर होता है। कैसे उन्होंने बोला, एजप्शन क्या था इनका, कि उन्होंने कहा कि जितना लोग सेविंग करते हैं आगे चल के क्या करते हैं, उसको निकाल के इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, तो इसी को क्या कहा था, सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट। तो इस सेल लॉ का एजप्शन क्या था, परफेक्ट कंपटीशन हमेशा होना चाहिए मार्केट में, लेजर फेयर पॉलिसी होना चाहिए, लॉन्ग रन होना चाहिए, सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट। इस 100 लाख का सेल लॉ, इसी चार अगर कोई नियम कानून अगर कहीं उपलब्ध है तो सेल लॉ मार्केट में काम करेगा, ठीक है। और यही चार जो है सब वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की भी अवधारणा है। जब सेल लॉ अपना डिमांड दे दिए, ये थ्योरी अपना सेल लॉ सप्लाई क्रिएट ऑन डिमांड, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे लोग इसका विरोध करने लगे, क्योंकि ये सही बात है, सप्लाई कभी अपना डिमांड पूर्ति करती ही नहीं है, सप्लाई के पास इतना तो लिमिट है ही नहीं कि अपना डिमांड को स्वयं कर ले। तो ये क्लासिकल इकोनॉमी के भी विचार है और सेल लॉ का भी विचार है, और आप लोग इम्प्लीकेशन ऑफ द सेल लॉ जान गए होंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि क्रिटिसिज्म ऑफ द सेल लॉ। एक माल्थस आते हैं, हम इनके बारे में एक गलत थ्योरी देते हैं, गलत थ्योरी, ये हम इसको पढ़ा चुके हैं, आप लोग वीडियो हमारे जाके देख सकते हैं। इसका मतलब होता है ओवर प्रोडक्शन। उन्होंने सिद्ध कर देते हैं कि ओवर प्रोडक्शन होता है। सेल लॉ क्या करती थी, सप्लाई क्रिएटिंग ऑन डिमांड, तो ओवर प्रोडक्शन का प्रॉब्लम नहीं होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन भी नहीं होता है। इन्होंने क्या करते हैं कि माल्थस पहले व्यक्ति थे जो सेल लॉ का विरोध करता है, वो कहता है कि ओवर प्रोडक्शन होता है। और कैसे कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर देता है, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो क्या होगा, गुड्स मतलब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, और सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, तो सप्लाई ज्यादा होने की डिमांड कम हो जाएगी, तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो कोई इतना खरीद ही नहीं रहा है। तो मान लो 20 सप्लाई है, डिमांड 10 है। उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज कर दोगे तब ओवर प्रोडक्शन की बात आ जाती है, जो इसका विरोध किया। दूसरा इन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करे तो गवर्नमेंट क्या करे, टैक्स इंक्रीज कर दे। अगर गवर्नमेंट है, आप मान लो भारत में, तो गवर्नमेंट क्या करे, टैक्स पहले आपके पास 20 रुपया था, 20 रुपया क्या करते थे, कंजप्शन खरीदते थे। अब क्या किया, टैक्स इंक्रीज कर दिया, जिसके पास आपके पास 15 रुपया बचने लगा। अब क्या करे, अब 15 रुपया बचने लगा, तो आप पहले 20 रुपया के गुड्स खरीदते थे, 15 रुपया खरीदोगे, जिसकी वजह से आपका कंजप्शन कम हुआ,
इन्वेस्टमेंट आप कुछ चीज का खरीदने में कम कर देंगे, जिसकी वजह से सप्लाई जो है जितना रहेगा उससे आपका डिमांड पूर्ति नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट क्या करे, टैक्स और बढ़ा दे या गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे, तो इसीलिए उन्होंने ये धारणा पहले भी गलत थ्योरी में दे दी थी। माल्थस जाके आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा, इसका विरोध करने के लिए, जिसका गलत का मतलब होता है ओवर प्रोडक्शन, इन्होंने इसका विरोध करने के लिए दिया। इन्होंने विरोध किया इसका सेल ऑफ का। और दूसरा इन्होंने सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक्स का अगर कोई एडम स्मिथ के बाद माना जाता है तो जेम्स कीन्स माने जाते हैं, जो उन्होंने अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर थे। उन्होंने कहा, क्रिटिसिज्म क्या किए इन्होंने, जो जेम्स कीन्स था उन्होंने कहा डिफिशियंसी ऑफ डिमांड होता है, मतलब एग्रीगेट डिमांड में कमी होता है। अगर मान लो कि आपका बेज कोई आप लेबर आपका बेज कम हो गया, अब बेज कम हो गया तो क्या होगा, बेज 80% लोग क्या है लेबर है, उनका अगर बेज काट दोगे तो क्या होगा, बेज कट जाएगा। तो आपके पास जो 100 रुपया अगर आपको मिलता था और आप 100 रुपया का खरीदते थे, बेज क्या होगा घट के 80 हो गया, प्रोडक्शन भी 100 रुपया का पहले होता था, तो क्या होगा आपका 20 रुपया आप कट कर दोगे कंजप्शन करने में, तो यहाँ पे क्या होगा 20 रुपया कट कर दोगे तो 80 रुपया, यहाँ पे 100 रुपया का सप्लाई है, तो जिसकी वजह से 20 रुपया का सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से कंजप्शन सिर्फ 80 का रहेगा, जिसकी वजह से सप्लाई कभी भी इंक्रीज हो, ओवर प्रोडक्शन का सामना हो जाएगा। ओवर प्रोडक्शन आएगा तो क्या होगा, ओवर जब प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, कंपनी सड़ने लगा गुड्स तो क्या करेगी, उसका दाम घटा देगी। पहले 20 रुपया बेचती थी, अब 10 रुपया कर देगी, जिसके सड़ने से अच्छा बेच दो। और जब दाम घटाएगी तो मनी वैल्यू बढ़ जाएगा, मनी वैल्यू बढ़ेगा तो डिफ्लेशन आ जाएगा। तो यही कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का भी प्रॉब्लम आता है। इन्होंने किसने सिद्ध किया था, इन्होंने कीन्स ने सिद्ध किया था, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर थे। सेल्फ एडजस्टमेंट नॉट पॉसिबल, उन्होंने कहा, कीन्स ने इसका विरोध करने में इसके क्या करता था, ये मानता था सेल और जो है क्लासिकल इकोनॉमी मानते थे कि सेल्फ एडजस्टमेंट नॉट पॉसिबल, लेकिन उन्होंने कीन्स ना आया, उन्होंने कहा सेल्फ एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकता है। गवर्नमेंट अपना क्या करेगा, मॉनेटरी फंड यूज करके, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी यूज करके जब चाहेगी कब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन लेते आएगी, हमेशा एग्जिट रहेगा। गवर्नमेंट मान लो, गवर्नमेंट क्या किया, सेंट्रल बैंक मान लो कि क्या करता है, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज कर देता है। सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज करेगा, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कंजप्शन बढ़ जाएगा। अभी सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज कर दे तो क्या होगा, कंजप्शन घट जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, कंजप्शन घटेगा तो डिमांड ज्यादा हो जाएगा, डिमांड नहीं प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से डिफ्लेशन प्रॉब्लम हो जाएगा। सप्लाई मनी इंक्रीज कर देगा तो क्या होगा, मनी वैल्यू ज्यादा, मनी बहुत ज्यादा हो जाएगा, चीज कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो इन्होंने साफ कहते हैं कि सेल्फ एडजस्टमेंट इज नॉट पॉसिबल, मतलब कि गवर्नमेंट इंटरवीन करके कर सकती है, सप्लाई अपने से, इसके पास लिमिट नहीं है सप्लाई के पास, तो अपना डिमांड पूरा करेगा। दूसरा आ जाते हैं कि ये क्या कहते हैं, शॉर्ट रन पे जोड़ देते हैं। कीन्स कहते हैं शॉर्ट रन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। इन्होंने क्या करते हैं, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन का सपोर्टर था जो सेल और मार्केट एडजप्शन में अपना डाला था, लेकिन इन्होंने कहा है कि शॉर्ट रन भी होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ये कहा था कि मनी जो ओनली मीडियम पे एक्सचेंज होता है, इन्होंने कहा था अपने जो निष्कर्ष निकाला था, तो इन्होंने कहा कि मनी सिर्फ एक्सचेंज नहीं होता है, मनी को आप फ्यूचर यूज करने के लिए स्टोर कर सकते हो, बैंक में यूज कर सकते हो, आप कहीं सेविंग कर सकते हो मनी के यूज करके। तो सिर्फ ये सिद्ध कर देते हैं कि मनी जो है खाली मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यही इसका क्या होता है, इसका विरोध करते हैं, कीन्स विरोध करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, माल्थस जो गलत थ्योरी दिया था सेल लॉ का विरोध करते हैं, और जो सेल लॉ जो है उस टाइम में गलत होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे वैज्ञानिक सामने उभर के आते हैं। एक बात बताते हैं, सेल लॉ जो अपना गलती सिद्धांत दे दिया, जो सप्लाई क्रिएटिव ओन डिमांड करता है, तो आप खुद बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपना टैक्स बढ़ा दे, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, टैक्स बढ़ा दे तो क्या होगा, टैक्स बढ़ा देगी तो आपका पहले 20 रुपया आप कमाते थे, अब क्या करेगी, अब 5 रुपया और टैक्स लेने लगी। 30 रुपया कमाते थे, 10 रुपया टैक्स लेती थी, तो क्या हुआ, 20 रुपया आपके पास बचता था, 5 रुपया और बढ़ा दी 15 रुपया, तो आपके पास क्या होगा, 30 में से आपका 15 रुपया टैक्स में चला गया, तो क्या होगा, 15 रुपया बचा सिर्फ आपके पास, जिसकी वजह से आपका 5 रुपया जो है कंजप्शन जो अधिक करते तो घट जाएगा, और सप्लाई सेम रहेगा, क्योंकि सप्लाई लॉन्ग रन की बात है, जल्दी घटेगा है ये नहीं, तो सप्लाई सेम होने की वजह से क्या होगा, 5 रुपया जो कंजप्शन कम करेगा, उसके बाद सप्लाई ओवर प्रोडक्शन आ जाएगा, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, सप्लाई डिमांड से इंक्रीज हो जाएगा, और सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा तो सप्लाई का धीरे धीरे जब प्रोड्यूसर लॉस करने का सामान बेचने लगेगा, तो उसकी वजह से डिफ्लेशन आ जाएगी आगे चल के। तो साफ ये बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट मैकेनिज्म होता है, तो इनका विरोध करने के लिए बोल देते हैं कि ये क्या कहता है, लेजर फेयर का सपोर्टर था,
और क्या करते हैं, किन्स कहते हैं कि गवर्नमेंट होना चाहिए, जो गवर्नमेंट क्या करेगी, गरीबों का मदद करेगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगी मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी के द्वारा। लेकिन ये साफ कहता था कि लेजर फेयर पॉलिसी होना चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरवीन नहीं होना चाहिए। तो यही आज फिलहाल हमने बात किया सेल ऑफ मार्केट, यही सेल ऑफ मार्केट था। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। और कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए किस पे आप लोग चाहते हैं, अच्छा पढ़ाया हो तो कमेंट करिए। जय हिंद जय भारत।